हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी पर। आज हम बाल विकास की कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है, बाल विकास की किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है? बाल विकास की किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए है शौशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो तनाव और तूफान का अवस्था जो कौन है? तो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्टैनली हॉल। उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव, दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा, क्योंकि इस दौरान तीव्र शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था को हम तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कहता है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? यानी कि मानव का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो किन दो योगदानों का परिणाम है? ऑप्शन ए है अभिभावक और अध्यापक का, ऑप्शन बी कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी कह रहा है वंशानुक्रम और वातावरण का, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव का विकास है उनमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों परस्पर के कोरिलेट करते हैं। विकास हमेशा हेरिडिटी, आनुवांशिकता और पर्यावरण एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? हमारा ऑप्शन होगा वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए कहता है विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होते हैं, ऑप्शन बी कहता है विकास क्रमबद्ध होता है, ऑप्शन सी कहता है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन डी कहता है विकास प्रतिवर्ती होते या रिवर्सिबल होते हैं। तो हमारा जो निगेटिव का भाई क्या होगा? निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। तो हमारा ऑप्शन होगा निगेटिव का भाई निगेटिव, ऑप्शन नंबर डी, विकास रिवर्सिबल होता है। आगे इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। क्या कहता है? विकास को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता। किसको? विकास को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता, यह अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई चेंज नहीं हो, उल्टा नहीं हो सकता, कुछ चेंजिंग नहीं हो सकता। हालांकि इसमें मॉडिफाइबल है, यानी कि संशोधन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बच्चे के समाजीकरण का मुख्य प्राथमिक कारक कौन सा है? तो बच्चे का मुख्य प्राथमिक कारक यानी कि प्राइमरी एजेंसी बच्चे का समाजीकरण का कौन सा है? सोशलाइजेशन का। तो पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरा ऑप्शन है मीडिया, चौथा ऑप्शन है डी। तो पहला ऑप्शन विद्यालय है, दूसरा परिवार है, तीसरा मीडिया है, चौथा सरकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि परिवार जो है समाजीकरण का प्राइमरी एजेंसी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर होगा परिवार, क्योंकि परिवार ही समाजीकरण का फर्स्ट यानी कि प्राइमरी एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, इसे क्या कहा जाता है?
यानी कि विकास सिर से लेकर के पैर की तरफ होती है। तो पहला ऑप्शन कहता है समीप दूराभिमुख, दूसरा ऑप्शन कहता है सिर पुच्छिए, तीसरा ऑप्शन कहता है ऑप्शन नंबर सी एकीकृत सिद्धांत, ऑप्शन डी कहता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो सिर से पैर का मतलब होता है सेफेलोकॉर्डल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का क्या अर्थ है? यानी कि समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन बी कहता है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ऑप्शन सी कह रहा है विकास सामान्य से जटिल की ओर होता है, ऑप्शन डी कहता है विकास एक रैखिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि विकास के समीप दूराभिमुख, यानी कि विकास जो है केंद्र से बाहर की तरफ होती है, केंद्र से बाहर की तरफ से होती है। यानी कि ये केंद्र हुआ, ये केंद्र है और ये बाहर की तरफ जाती है। विकास जो है हमारा केंद्र से बाहर की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? केंद्र से बाहर की तरफ जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अब 7वां प्रश्न कहता है कि खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? यानी कि टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है पूर्व बाल अवस्था को, ऑप्शन बी कहता है उत्तर बाल अवस्था को, ऑप्शन सी कहता है शैशवावस्था को, ऑप्शन डी कहता है किशोरावस्था को। तो टॉय एज, बच्चे जहाँ हमेशा खिलौने से खेलना ही पसंद करते हैं उसे ही टॉय एज कहते हैं। वो कब है? वो है 2 से 6 वर्ष के बीच, यानी कि 2 से 6 वर्षों के बीच हमारा कौन सा एज होता है? वो हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है, यानी कि पूर्व बाल अवस्था को हम टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि हम सीटेट के सारे CDP के पढ़ा सके। सारे CDP को हम अपने YouTube पे वीडियो बना के डाल सके और हम EVS भी पढ़ा सके, हम मैथ्स भी पढ़ा सके, हम उर्दू भी पढ़ा सके, हम हिंदी भी पढ़ा सके। ये सारे चीज़ हम कवर अप कर सकते हैं अगर आप लोग हमारा साथ दे तो चले अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह एक के सक्रिय सदस्य बनते हैं? यानी कि पीयर ग्रुप बनाते हैं, यानी कि अपने हम उम्र के दोस्त बनते हैं। उस अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? जब बच्चे अपने हम उम्र के दोस्त बनाते हैं या पीयर ग्रुप बनते हैं, उनके सक्रिय एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, किस अवस्था में? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए कहता है किशोरावस्था, ऑप्शन बी कहता है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी कहता है पूर्व बाल अवस्था, ऑप्शन डी कहता है उत्तर बाल अवस्था। तो हम जानते हैं कि पीयर ग्रुप जो बनता है तो वो किशोरावस्था में बनाते हैं, बच्चे एडोलेसेंस में बनाते हैं, जब वो 11 से 18 वर्ष के 12 से 18 वर्ष के आयु के बीच में रहते हैं, किशोरावस्था में रहते हैं, तो वो पीयर ग्रुप बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है
कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अंतर्संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो हम जानते हैं कि विकास जो है माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। तो यह जो माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, उसे हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे के शारीरिक विकास में, यानी कि बच्चे के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बच्चे के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है खेलकूद। क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है खेलकूद, ऑप्शन बी कहता है पोषण, ऑप्शन सी कहता है निद्रा, ऑप्शन डी कहता है विद्यालय का वातावरण। तो हम बच्चे के शारीरिक विकास में जब तक कि हम बच्चे को सही पोषण नहीं देंगे बाबू, तो हमारा बच्चा का ना बोन्स मजबूत होंगे, ना हमारे बच्चे का मसल होंगे। तो इसलिए बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? देना, न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है। क्या देना ज़रूरी है? न्यूट्रिशन। बच्चों का न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है ना? बच्चे को न्यूट्रिएंट दे खाने के लिए, तभी बच्चे का क्या होगा? बच्चे का मांसपेशियाँ भी बढ़ेंगी और बोन्स भी मजबूत होगी। किनसे? पोषक तत्व से, पोषक तत्व वाले भोजन खिलाने से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या कारण है, क्या कॉज है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि कोई लंबा है तो कोई छोटा है, किसी का लैंग्वेज अलग है, कोई किसी समाज से आता है ना? ये हुआ। कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। तो ऑप्शन ए है केवल पर्यावरण का प्रभाव। तो हम ये जानते हैं, तो हम आपको ये जानना जरूरी है, जो केवल वाले, केवल जहाँ भी लिखा रहेगा तो उसको हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि यह निगेटिव होता है। केवल हमेशा निगेटिव होते हैं। केवल वंशानुक्रम, ये भी क्या है? निगेटिव है। आर्थिक स्थिति, इंडिविजुअल डिफरेंस में आर्थिक स्थिति कभी नहीं आती। क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंस में हमेशा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आते हैं। क्या आते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस में हमेशा हेरिडिटी और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया आती है। पर्यावरण में अंतर जटिल क्रिया का मतलब होता है कि बच्चे किस एरिया से आ रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, है ना? ये हुआ पर्यावरण का। और वंशानुक्रम का हो गया हेरिडिटी का मतलब वो फादर से आते हैं, है ना? यानी कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उनके जीन्स और उनके आसपास का माहौल जो है अलग होता है। इसी वजह से क्या है? वंशानुक्रम और पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड कौन सा है? ऑप्शन ए है मध्य बाल अवस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन बी कहता है वयस्कता यानी कि एडल्टहुड, ऑप्शन सी कहता है प्रारंभिक बाल अवस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, और ऑप्शन डी कहता है जन्म पूर्व का समय। जन्म पूर्व का समय यानी कि जब बच्चे जन्म से पहले का समय को जन्म पूर्व अवस्था ये समय कहा गया है। तो
यानी कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बच्चा कब बोलना स्टार्ट करता है? बच्चे की उम्र होती है कितनी? 2 से 6 वर्षों के बीच में बच्चा जो है बोलना सीखते हैं। और जैसे हमारे परिवार में जैसे घर में बोला जाता है उसी भाषा का अनुसरण बच्चे करते हैं, अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं। तो वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल अवस्था में। आप प्रारंभिक बाल अवस्था कब होती है? 2 से 6 वर्षों के बीच में होती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या है 13 की तरफ? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी ये ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण। ग्रॉस मोटर का मतलब समझे? ग्रॉस मोटर का मतलब होता है हमारे जो बॉडी में सबसे बड़े बड़े मसल हैं उसका यूज होना। जैसे हमारे हाथों का मसल है ना, हमारे पैरों का मसल, ये सब ग्रॉस मोटर में आते हैं, है ना। पूरे हाथों का इस्तेमाल, पूरे बॉडी का इस्तेमाल हमारा क्या आता है? ग्रॉस मोटर स्किल में आता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए क्या आता है? लिखना क्या है? लिखना हमारा फाइन मोटर है। क्या है? फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म स्किल में आता है ना। मटर के दाने उंगलियों से उठाना, तो उंगलियों का इस्तेमाल हमेशा फाइन मोटर में होता है। क्या होता है? फाइन मोटर में। तैरना या भागना क्या होगा? ये हमारे ग्रॉस मोटर में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है और पैरों का इस्तेमाल होता है ना। ये हमारे ग्रॉस मोटर में आ जाएंगे। और ऑप्शन डी कहता है सुई में धागा पिरोना, ये भी हमारे क्या है? फाइन मोटर स्किल है ना। फाइन मोटर स्किल हो जाते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, समझ गए? तैरना या भागना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है? तो तैरना या भागना। इसमें क्या होता है? हमारे जो बड़े बड़े मांसपेशियां हैं वो यूज में आते हैं। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न का क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 14 के समाजीकरण। क्या कहता है? समाजीकरण का द्वितीयक संस्था, सेकेंडरी एजेंसी कौन सी होती है? पहली एजेंसी कौन है? समाजीकरण का पहला एजेंसी है परिवार, और समाजीकरण की सेकेंडरी एजेंसी यानी कि द्वितीय संस्था कौन सी है? तो वो ऑप्शन पढ़ते हैं, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है परिवार और पड़ोस। परिवार और पड़ोस हमारा क्या है? प्राइमरी एजेंसी है। क्या है? प्राइमरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी है ना। प्राइमरी एजेंसी है। विद्यालय और मीडिया, माता पिता, हेरिडिटी, वंशानुक्रम। तो प्राइमरी सेकेंडरी एजेंसी में कौन कौन आएंगे? सेकेंडरी एजेंसी में माता पिता भी नहीं आएंगे, न परिवार और पड़ोस आएंगे, न हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम आएंगे। तो सेकेंडरी एजेंसी में हमारे विद्यालय और मीडिया आएंगे, क्योंकि बच्चे परिवार से निकल के विद्यालय जाते हैं। कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं। तो हमारा सेकेंडरी एजेंसी विद्यालय और मीडिया होगा। और हमारी समाजीकरण की पहली एजेंसी कौन है? तो वो हमारा परिवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि गैंग एज या टोली अवस्था किस काल को कहा जाता है? गैंग एज यानी कि बच्चे अपने ही हम साथी का गैंग बना के खेलना, पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कि उसे गैंग एज कहते हैं। तो ऑप्शन कहता है, ऑप्शन पहला है शौशा अवस्था, ऑप्शन दूसरा कहता है बाल अवस्था, ऑप्शन सी कहता है किशोरावस्था, ऑप्शन डी कहता है प्रौढ़ावस्था। तो गैंग एज हमेशा जो है वो बाल अवस्था में बनाया जाता है ना। किस अवस्था में? बाल अवस्था में। किस अवस्था में? बाल अवस्था में, यानी कि 7 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं
7 से 12 वर्ष के बच्चों जो गैंग बना करके अपने पीयर ग्रुप अपने हम साथी को मिला करके वो खेलते हैं उस या टोली बना करके खेलते हैं, उस अवस्था को बाल अवस्था कहते हैं। 7 से 12 वर्षों के बीच। तो आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाल। इसका आंसर क्या होगा? बाल अवस्था। क्या होगा? बाल अवस्था। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे 16वें क्वेश्चन को। आनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? तो क्या कहता है? कहता है हेरिडिटी को समाज यानी कि समाज की संरचना माना जाता है। किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब होता है चलने वाला। ऑप्शन ए कहता है गत्यात्मक। तो आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता में चेंज नहीं हो सकता। तो ये आनुवांशिकता में क्या है? चेंजिंग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? आनुवांशिकता में चेंजिंग नहीं हो सकता। प्राथमिक ये भी नहीं होगा। गौण ये भी नहीं होगा। स्थिर यानी कि आनुवांशिकता जो होता है, आनुवांशिकता क्या होता है? स्थिर होता है। यानी कि जब पेरेंट्स से जीन बच्चों में जाती हैं तो वो हटा नहीं सकते हैं। वो क्या नहीं कर सकते हैं? हटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं। उसे ही स्टैटिक बोलते हैं आनुवांशिकता। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो हम ये कह सकते हैं आनुवांशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? तो हम इसे स्टैटिक मानते हैं, स्थिर मानते हैं। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कहता है विकास केवल, तो हमने आपसे आगे के क्वेश्चन में कहा था, पहले ही कहा था कि केवल वाले जो भी होते हैं वो निगेटिव होते हैं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, सभी के लिए समान नहीं होती है। विकास केवल ये भी निगेटिव। तो हमारा एक ही बचा। हम इससे भी अपने आंसर को बता सकते हैं। तो विकास क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुमुखी होती है ना। विकास फिजिकल भी होता है, सोशल भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है और कॉग्निशन डेवलपमेंट भी होता है। ये हमारे विकास के क्या होते हैं? डायमेंशन है। और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन में। क्या कहता है? 18वां क्वेश्चन कहता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या अर्थ है? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कहता है कि मानसिक क्षमताओं जैसे सोचना, तर्क करना और याद करना का विकास। केवल वाले हम तो बता दिए कि वो निगेटिव होते हैं। समाज में उठने बैठने, तो ये कॉग्निशन का यानी कि दिमाग से लेना देना है नहीं समाज से। नैतिक मूल्यों का वैसा विकास, इसमें नैतिक मूल्य भी नहीं आते हैं। इसमें हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमेशा वो बुद्धि के आधार पे होता है। जैसे सोचना ये हमारे दिमाग का काम है, तर्क करना ये हमारे दिमाग का काम है, याद करना ये हमारे दिमाग का काम है। तो इसे ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं?
कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन कहता है लड़कों को कार और लड़कियों को गुड़िया देना किस बात को दर्शाता है? लड़कों को कार और लड़कियों को गुड़िया देना किस बात को दर्शाता है? या ऐसे भी क्वेश्चन है कि लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, लड़के ही बाजार का काम, बाहर का काम कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के क्वेश्चन है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप के क्वेश्चन है, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता का क्वेश्चन है सवाल है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या पढ़ते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समानता, जेंडर तटस्थता, विकास का अधीनता। न ये ऑप्शन है, न ऑप्शन नंबर डी है, न ऑप्शन नंबर सी है, न ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर ए है। ये जेंडर स्टीरियोटाइप का क्वेश्चन है, जेंडर रूढ़िवादिता का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें लड़कियों को कम आंका गया है और लड़कों को ज़्यादा आंका गया है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, दोनों बराबर हैं। अगर लड़कियां घर का काम कर सकती हैं तो लड़के भी घर का काम कर सकते हैं। अगर लड़के बाहर का काम कर सकते हैं तो लड़कियां भी बाहर का काम कर सकती हैं। दोनों को बढ़ावा, लड़कियों को भी बढ़ावा देना चाहिए, है ना। पक्षपात नहीं करना चाहिए, इक्वल रखना चाहिए ना, इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी पे काम करना चाहिए हमें। तो आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विकास सामान्यतः किस ओर बढ़ता है? विकास जो है किस तरफ बढ़ता है? कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ, जटिल से सरल। ऑप्शन ए कहता है जटिल से सरल की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ, या साधारण से आसान की तरफ। तो विकास जो है हमेशा, विकास सामान्यतः जो होता है वो हमारा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। विकास हमारा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है ना। विकास हमारा जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जटिल से सरल नहीं होता है, जटिल कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं होता है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता है ना, सिंपल टू इजी नहीं होता। ये हमेशा, ये सामान्य तौर पे सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जनरल से विशिष्ट की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। पहले क्या? पहले हमारे रीढ़ की हड्डियाँ का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फिर हमारे बड़े बड़े अंग का निर्माण होता है, फिर हमारी छोटी छोटी जैसे हाथ का नाखून, पैर का नाखून का डेवलपमेंट होता है। ये हुआ जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ विकास हमारा बढ़ता है। बच्चे पहले पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, सामान्य हुआ, उसके बाद ही वो उंगलियों से पेन पकड़ना सीखता है, ये स्पेसिफिक होता है। तो हमेशा विकास क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कहता है संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस और हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हमारा इंटर रिलेटेड होता है। क्या होता है? इंटर रिलेटेड, आपस में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य। ये भी हमारा इमोशन, शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? ये भी हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं। मानसिक
थकावट क्या है, ये भी हमारे इमोशन का हिस्सा है। पारिवारिक वातावरण क्या होता है, ये भी हमारे इमोशन का हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट में हमारा फिजिकल भी आता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आ जाता है, और हमारा सोशल भी इन्वायरमेंट आ जाता है। क्योंकि यही सब जो कारक होते हैं वो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। समझ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें थोड़ा व्याख्या दिया हुआ, उसको भी देख लेते हैं। कहता है भावनाएं बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और घर के माहौल तीनों से गहराई से जुड़ी होती है ना। क्या जुड़ी होती है, अगर घर पे अगर मम्मी पापा है, अगर बच्चों को अगर डांट दिए तो बच्चे क्या होते हैं, इमोशन में रोने लगते हैं, है ना। इमोशन उसका हार्ट हो जाता है, तभी तो वो रोते हैं ना डांटने से। अगर बीमार पड़ गए, अगर स्वास्थ्य उसका सही नहीं है, तो वो भी हमेशा इमोशंस में ही रहता है कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, हाँ, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या है, 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक बनाम पालन पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नर्चर विवाद में प्रकृति का क्या अर्थ है। प्राकृतिक यानी कि नेचर का क्या अर्थ है। नेचर का अर्थ क्या है, हमारे ऑप्शन ए कहता है हमारे आसपास का वातावरण, ऑप्शन बी कहता है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ऑप्शन सी कहता है सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा, ऑप्शन डी कहता है भौतिक संसार की ताकतें। तो नेचर, नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक, और नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण, है ना। तो नेचर का अर्थ हो गया हमारे आसपास की, क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशेषता या वंशानुक्रम, सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा, भौतिक संसार की ताकतें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषताएं, जैविक विशेषताएं या वंशानुक्रम। क्यों, क्योंकि इसमें वातावरण था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें वातावरण के साथ साथ हेरिडिटी को भी जोड़ दिया गया। क्योंकि प्राकृतिक नेचर में क्या होता है, नेचर में इन्वायरमेंट भी आ गए और हमारे हेरिडिटी भी आ जाते हैं, है ना। इसलिए हमारा सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्या कहता है, कहता है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की किस प्रकार की सहायता करता है। यानी कि बच्चों के डेवलपमेंट के क्या, विकास के बारे में, विकास के सिद्धांतों के बारे में समझना है, तो शिक्षक किस प्रकार बच्चों को सहायता कर सकता है, किस प्रकार बच्चों को यानी कि ऑब्जर्व करके पढ़ा सकता है, किस शैली में, है ना, किस टीचिंग स्टाइल में। तो ऑप्शन ये कहता है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों के आर्थिक बैकग्राउंड को जानने में। अब टीचर पढ़ाएंगे, अगर बच्चों को टीचर पढ़ाएंगे तो बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में टीचर को क्या जानना है, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, या औचित्य स्थापित करने में। ये भी हमें, सारे बच्चे हमारे लिए क्या होते हैं, गुरु के लिए बराबर होते हैं, टीचर के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऑल आर इक्वल। ऑप्शन सी कहता है विभिन्न शिक्षार्थियों की शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में। ऑप्शन डी कहता है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। हमें ये भी नहीं करना है, हमें सिर्फ करना क्या है, हमें सिर्फ करना है विभिन्न शिक्षार्थियों की शिक्षण शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों को हमें पहचानना है कि बच्चे किस टीचिंग मेथड से बच्चे सीख सकते हैं, उसी टीचिंग मेथड से हम बच्चों को सिखाएं। समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में।
24 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आत्म केंद्रित यानी कि ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, आत्म केंद्रित व्यवहार ईगो सेंट्रिक बिहेवियर मुख्य रूप से किस अवस्था में देखा जाता है? क्या कहता है? कहता है कि आत्म केंद्रित व्यवहार यानी कि हमने जो कहा वही ठीक है। बच्चे क्या सोचते हैं जब उस स्टेज में रहते हैं? तो बच्चे ये सोचते हैं हमने जो कहा वही ठीक है, पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द चलती है ना, या घूमती है, जो कह दिया वही सत्य है। ये ईगो सेंट्रिक बिहेवियर में आ जाता है। और ये किस स्टेज में दिखाया जाता है? ये दिखाया जाता है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था में, दूसरा कहता है उत्तर बाल अवस्था में, तीसरा कहता है पूर्व बाल अवस्था में, चौथा कहता है ऑप्शन नंबर डी कहता है प्रौढ़ावस्था में। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में तो एगोसेंट्रिक बिहेवियर है नहीं। ऑप्शन बी कहता है उत्तर बाल अवस्था, उत्तर यानी कि लेटर चाइल्डहुड में तो होगा नहीं, ना किशोरावस्था होगा, ना उत्तर बाल अवस्था होगा, ना प्रौढ़ावस्था होगा। वो क्या होगा? वो होगा पूर्व बाल अवस्था, है ना। पूर्व बाल अवस्था में 2 से 7 वर्षों के बीच जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? वो एगोसेंट्रिक बिहेवियर यानी कि आत्म केंद्रित व्यवहार करते हैं, उस है ना। उसको समझ आता है जो हम कह रहे हैं वही सच है, बाकी क्या है? बाकी जो हम सोचते हैं वही पूरी दुनिया सोचती है और पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है ना। कहता है अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के विकास को भीतर से प्रभावित करता है, इंटरनली इफेक्ट करता है? कौन सा कॉजेज है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को भीतर से प्रभावित करता है? ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए कहता है माँ के गर्भ का वातावरण। ऑप्शन बी कहता है बच्चों की बुद्धि और आनुवांशिक गुण। ऑप्शन सी कहता है जीवन की भौतिक सुविधाएं। ऑप्शन डी कहता है समाज की सांस्कृतिक। तो माँ के गर्भ का वातावरण, इसमें इंटरनली कॉजेज नहीं है, ये हमें इंटरनली अफेक्ट नहीं करते हैं। जीवन की भौतिक सुधार, ये भी हमारे इंटरनल कॉजेज नहीं है। ये हमारे समाज की संस्कृति, ये भी हमारे इंटरनल कॉजेज नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो हमारा ऑप्शन क्या है? बच्चों के बुद्धि और आनुवांशिक गुण, यानी कि इंटरनली कॉजेज क्या है? वो बच्चे के डेवलपमेंट में बाधा बनते हैं, वो है हमारे बच्चे की बुद्धि और आनुवांशिक गुण, जो हेरिडिटी अफेक्ट करता है, वो बच्चों के विकास को भी अफेक्ट करता है। समझ गए? तो ये आज सिर्फ इतना ही। तो फिर हम कल लेकर के आएंगे बाल विकास के और 25 प्रश्नों के साथ। कल हम वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ना, सनशाइन एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू।